Hello student, welcome to RP Career Institute. Today we will discuss about biological classification. जो competitive point of view से very important है because कुछ क्वेश्चंस इससे आते हैं और बच्चे उससे छूट जाते हैं क्योंकि इसमें कुछ बातें आपको याद रखनी पड़ती है और कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं। तो जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे और कुछ बातें आपको याद नहीं होंगी, ये इस चैप्टर से क्वेश्चन बनाना थोड़ा सा टफ हो जाता है बच्चों के लिए। तो उसी के लिए हमारा पहला सीरीज है। इसी तरीके से और वीडियोस आएंगे। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। फर्स्ट स्लाइड है हमारा। पहला है कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बोलते हैं किसको, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो हम लोग बात करते हैं द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग टुगेदर वेरियस ऑर्गेनिक अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलरिटीज एंड दिस सिमिलरिटीज इज नोन एज क्लासिफिकेशन। हम लोग क्या करते हैं, शुरू से ही जब से हमारा अर्थ बना है तब से लेकर के जब से ही लोग चीजों को जानने का स्टार्ट किए हैं, तब से लोग हर चीज को क्लासिफाइड किए हैं अकॉर्डिंग टू देयर नीड। लोग क्या करते हैं, अपनी जरूरतों के अनुसार चीजों को बांट लेते हैं। हम लोग किसी भी लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग के सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के अकॉर्डिंग उसको बांटेंगे, उसको अलग अलग ग्रुप में बांटेंगे ताकि स्टडीज करना आसान हो जाए। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। पहला क्वेश्चन आता है, इट हेल्प इन स्टडीइंग द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। जैसे हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किससे इवॉल्व हुआ, इसलिए इस चीजों को जानने के लिए आपको क्लासिफिकेशन करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा, इट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। हम कैसे बोलते हैं कि जो बर्ड्स है वो रेप्टाइल से डेवलप किया है, जो रेप्टाइल्स है वो एम्फीबिया से डेवलप किया है। इस चीजों को हम कैसे बोल पाते हैं, तो इसका यही रीजन है कि हमने क्या किया, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किया है। उसके अकॉर्डिंग उसके जो कुछ कैरेक्टर जो होते हैं वो मिलते जुलते हैं या कुछ डिफर करते हैं, इसकी वजह से हम कह पाते हैं कि हाँ ये इस चीज से मिलकर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले बताया जाता है और आपका एनसीईआरटी भी लिखता है कि सबसे पहले अरिस्टोटल साहब ने इसके बारे में शुरुआत किया था। लेकिन अरिस्टोटल साहब ने पहली बार साइंटिफिक व्यू दिया, साइंटिफिक अप्रोच से बांटा कि हाँ ये प्लांट है, ये एनिमल है। ठीक है, तो उसी को आज जानेंगे। करा अरिस्टोटल फर्स्ट क्लासिफाइड ऑर्गेनिज्म रिक्लासिफाइड प्लांट। इन्होंने लिविंग थिंग को दो ग्रुप में बांटा था, प्लांट और एनिमल को। आगे आगे स्लाइड पे हम लोग बात करेंगे उन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया था हमारी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के लिए। तो उन्होंने क्या किया, उनका क्राइटेरिया क्या था, उन्होंने किस आधार पर लिविंग ऑर्गेनिक को बांटा। तो उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिक को कैटेगरी में बांटा, प्लांट्स और एनिमल में। उनका क्राइटेरिया था मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। उन्होंने देखा कि भाई ये दिखने में पेड़ पौधे जैसा या ये मूव नहीं कर सकता, तो उनको प्लांट में रख दिया। और कुछ ऑर्गेनिज्म को उन्होंने देखा, कुछ लिविंग थिंग को देखा उन्होंने और देखा कि ये मूव कर रहे हैं तो उनको एनिमल बोल दिया। तो उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो कैटेगरी में बांट दिया, प्लांट और एनिमल्स में। आगे चलकर उन्होंने प्लांट्स को भी थ्री कैटेगरीज में बांटा। एक है हमारा हर्ब्स, दूसरा है श्रब्स, तीसरा है ट्रीज। हर्ब्स जो होते हैं जनरली वो छोटे प्लांट्स को बोलते हैं, जो जिससे हम लोग जड़ी बूटी वगैरह बनाते हैं। ठीक है, तो छोटे प्लांट्स होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। और जब उनसे जो बड़े प्लांट होते हैं जो थोड़ा सा हार्ड होते हैं और उनमें ब्रांचेस होता है, तो ऐसे प्लांट को हम लोग श्रब्स बोलते हैं। और जो टॉल होता है, बड़ा जो बड़े 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 प्लांट होते हैं उनको हम लोग ट्रीज बोलते हैं। ये हम लोगों ने नहीं जानते, अरिस्टोटल साहब ने प्लांट को थ्री कैटेगरी में बांट दिया। उसके बाद एनिमल को उन्होंने एनिमल को देखा और एनिमल में देखा कि किसी एनिमल में ब्लड निकल रहा है, किसी से नहीं निकल रहा। ब्लड करने का सेंस है कि आरबीसी। मेनली उन्होंने कुछ एनिमल्स में देखा कि रेड ब्लड निकल रहा है, आरबीसी रेड सेल्स निकल रहे हैं, उसमें नहीं निकल रहा है। तो जिनमें निकल रहा था उनको उन्होंने इनाइमा बोल दिया। क्या बोल दिया? इनाइमा। मतलब जिनमें आरबीसी परसेंट रहेगा वो इनाइमा कहलाएगा, जिनमें एब्सेंट रहेगा वो इनाइमा कहलाएगा। ठीक है, तो इनाइमा में आता है हमारा स्पॉन्ज, मोलस्का, इंसेक्ट्स वगैरह आते हैं। ठीक है, इनाइमा में हमारा फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स, एनिमल्स, मैमल जो हम लोग हैं, ये हम लोग सभी इसी में इनाइमा कैटेगरी में आते हैं। तो ये बहुत ही बेसिक क्लासिफिकेशन था उस समय का। ठीक है, आगे साइंटिस्ट आते हैं और फिर नए डिस्कवरी होते हैं। ठीक, उसके बाद कई चीज उनके बारे में लिखा हुआ अरिस्टोटल फादर बायोलॉजी भी इनको बोलते हैं। आपको याद रखना है, पहला साइंटिफिक अप्रोच। कुछ क्वेश्चन इनसे आता है, क्या लिखा है, फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी इन्हीं को बोलते हैं। ठीक है, इनका क्राइटेरिया क्या था, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर था। वो देख करके बस बाहर से देख लीजिए, क्या तुम कैसे हो, तुम लाइक एनिमल हो, एनिमल में चले जाओ, तुम प्लांट हो तो प्लांट में चले जाओ। ठीक है, और इनका ये
ये का लाइन स्पेन है, वो देख लेना, उसके बाद डीएनसी का आगे। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे टू किंगडम क्लासिफिकेशन का। टू किंगडम क्लासिफिकेशन फर्स्ट क्लासिफिकेशन के बाद आया। इनको देने वाले प्रपोज करने वाले हमारे कैनोलस लिनियस, ठीक है, इनका बहुत फेमस नाम है, बायोलॉजी में इनका बहुत ही रोल है, ठीक है। 1758 में इन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था। इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, मतलब मॉडर्न टैक्सोनॉमी भी बोल सकते हैं, मतलब मॉडर्न जो आज हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं और क्लासिफिकेशन के बारे में जान रहे हैं, तो जितना इतना आसानी जो हो गया इसको समझने का, इन्हीं का रोल है कैनोलस लिनियस का। इन्होंने प्रपोज किया था बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। इन्होंने कहा था कि भाई किसी ऑर्गेनिज्म का दो नाम रखो, उसके नाम में दो चीज छुपाओ, एक उसके जीनस, एक उसका जीनस और दूसरा इसका स्पीसीज। तो आप लोग बहुत सारे मैंगो वगैरह का नाम सुना होगा, मैंगी, फेरा, इंडिका, तो इन्हीं के नाम पे इन्होंने ही उससे बायोनोमियल नोमेनक्लेचर बनाया, ठीक है। तो फिर हम लोग पढ़ते हैं कि क्या क्राइटेरिया क्या है, इन्होंने किस आधार पे, किस बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को बांटा। तो इनका क्राइटेरिया था प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। इन्होंने ऑर्गेनिज्म को लाया और देखा कि भाई तुम्हारे पास क्या सेल वॉल है, तुम इधर बैठ जाओ, तुम्हारे पास सेल वॉल नहीं है, तुम इधर चले जाओ, ठीक है। तो जिनके पास सेल वॉल था उनको इन्होंने प्लांट बोला, जिनके पास सेल वॉल नहीं था उनको एनिमल बोला, ठीक है। चलिए सेल वॉल के अकॉर्डिंग इन्होंने इनका क्राइटेरिया क्या था, सेल वॉल। तो सेल वॉल के अकॉर्डिंग इन्होंने प्लांट्स को रखा और एनिमलिया को, जिनके अंदर प्रेजेंट था जैसे एल्गी हमारा आ गया, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सब क्या है, ये सब प्लांट है। तो इन सारे प्लांट को क्या मिला, इनको सेल वॉल मिला। बैक्टीरिया में भी इनको सेल वॉल मिला, फंजाई में भी सेल वॉल मिला, तो इन सबको उन्होंने प्लांट में ही रख दिया, ठीक है। बाद में एनिमलिया भी रखे इन्होंने, तो जिनके पास क्या है सेल वॉल, जैसे वर्टिब्रेट है और प्रोटोजोआ, तो इन सबको उन्होंने एनिमलिया में रख दिया अकॉर्डिंग टू देयर सेल वॉल प्रेजेंट और एब्सेंस, ठीक है। आगे चल करके अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ नोट बातें जानेंगे और कुछ ड्रॉबैक जानेंगे, ठीक है। तो नोट में पहला सवाल है कि भाई वाई सेल वॉल, इन्होंने सेल वॉल को क्यों चुना, ठीक है। क्वेश्चन है कि इन्होंने सेल वॉल को ही क्यों चुना, बहुत सारे क्राइटेरिया हो सकते थे, तो इन्होंने सेल वॉल को इसलिए चुना ताकि इजी टू कैटेगराइज, इजी टू कैटेगराइज, भाई कोई मुश्किल ही नहीं था भाई, किसी भी ऑर्गेनिज्म को पकड़ो और माइक्रोस्कोप उठाओ, उसका सेल वॉल देखो, सेल वॉल है तो उसको प्लांट, सेल वॉल नहीं है तो मतलब आसान था इनके लिए, कोई इसमें कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं, ठीक है। दूसरा सवाल आता है कि मेनी ऑर्गेनिज्म नॉट फॉलिंग इन कैटेगरी, कुछ बहुत सारे ऐसा ऑर्गेनिज्म था जो इस एनिमल और प्लांट का वाला किंगडम था, इसमें आ ही नहीं पाया, क्योंकि भाई इसका एग्जांपल हम लोग समझते हैं, आप लोग सुने होंगे यूग्लिना के बारे में, क्या नाम है यूग्लिना, क्या नाम है यूग्लिना। यूग्लिना में क्या होता है, आपको पता है कि यूग्लिना के पास सेल वॉल नहीं होता, यूग्लिना के पास सेल वॉल नहीं होता, यूग्लिना के पास सेल वॉल नहीं होता, बट आपको ये भी पता है कि यूग्लिना अकॉर्डिंग टू देयर नीड जब इसको जरूरत पड़ती है तो ये फोटोसिंथेसिस भी कर लेता है, क्या कर सकता है, फोटोसिंथेसिस भी कर लेता है। तो अब हम इस आधार पर देखते हैं कि सेल वॉल नहीं है, तो आप बोलोगे कि सर इसको एनीमिलिया में डाल दो, आप क्या बोलेंगे, इससे इसको एनीमिलिया में डाल दो क्योंकि इसके पास सेल वॉल नहीं है, लेकिन भैया ये फोटोसिंथेसिस तो कर रहा है, तो आप बोलेंगे इसको प्लांट में डाल दो। तो ये क्या एक तरीके से ड्रॉबैक था उनके थीसिस का, उनके किंगडम, उनका जो उन्होंने किंगडम प्रपोज किया था उनका ये ड्रॉबैक था। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जो इसी कैटेगरी में नहीं बैठ पाए, नहीं सूट कर पाए, ठीक है, इसीलिए कहा गया कि सो इट वाज नॉट बेस्ट क्लासिफिकेशन। इसके कुछ और ड्रॉबैक के बारे में जानते हैं, ठीक है। ड्रॉबैक के बारे में जानते हैं, डिमेरिट बोलो या ड्रॉबैक बोलो। आपको पता है उन्होंने क्या किया, प्लांट में ये सब रखा, प्लांट में किसको रखा, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, बैक्टीरिया और फंजाई को रखा, ठीक है। तो आपको पता है कि कोई भी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म या तो हो सकता है प्रोकैरियोट या यूकैरियोट, ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक, यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर, ठीक है। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपको पता है प्लांट क्या है, सॉरी एल्गी क्या है, एल्गी है क्या है, यूकैरियोट है, एल्गी क्या है, यूकैरियोट है, ब्रायोफाइट क्या है, यूकैरियोट है, टेरिडोफाइट क्या है, यूकैरियोट है, जिम्नोस्पर्म क्या है, यूकैरियोट है, एंजियोस्पर्म क्या है, यूकैरियोट है, बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोट है, फंजाई क्या है, ये हमारा यूकैरियोट है। तो इन्होंने
ऑर्गेनिज्म को, लिविंग ऑर्गेनिज्म तो बांटा, लेकिन इन्होंने ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाए। इन्होंने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को भी सेम ग्रुप में प्लांट में ही डाल दिया। भाई ठाकुर साहब आप देखिए क्या कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं यहाँ पे। आप प्रोकैरियोट्स को यूकैरियोट के साथ नहीं बैठा सकते हैं, ठीक है। तो इनका ये पहला डिमेरिट था। दूसरा डिमेरिट क्या है, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। सबका अपना अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। सभी लिविंग थिंग का अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। तो एलगी क्या है, ऑटोट्रॉफ है, आपको पता है एलगी क्या है, ऑटोट्रॉफ है। जितने भी प्लांट का मतलब क्या है, ऑटोट्रॉफ है। एंजियोस्पर्म ऑटोट्रॉफ है। बैक्टीरिया क्या है, ये ऑटोट्रॉफ भी है और हेटेरोट्रॉफ भी है। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो खुद से खाना बना लेते हैं, तीनों ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, ठीक है, फोटोट्रॉफ्स होते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया अपने से खाना बना लेते हैं और कुछ दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। मेनली इसमें हेटेरोट्रॉफ्स ही आते हैं। तो इसमें क्या है, ऑटोट्रॉफ भी है और हेटेरोट्रॉफ भी है। फंजाई मोस्टली क्या है, हेटेरोट्रॉफ है, मतलब इसमें ऑटोट्रॉफ होते ही नहीं, एग्जाम एक्सेप्शन ही नहीं है। तो भाई यहाँ पे भी गड़बड़ हो गया इससे कि भाई ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ को आप एक कैटेगरी कैसे रख सकते हैं, समझ गया। तो ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ को आप एक कैटेगरी में नहीं रख सकते, तो ये उनका दूसरा ड्रॉबैक था। तीसरा ड्रॉबैक आता है यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर के बारे में। यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर की अगर बात करते हैं तो एलगी क्या है, एलगी हमारे क्या है, मल्टीसेल्युलर है। मोस्टली की बात करते हैं, मोस्टली क्या है, मल्टीसेल्युलर। बट कुछ ऐसे एलगी है जैसे क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, ये सब क्या है, ठीक है। उसके बाद ब्रायोफाइट में आता है तो मल्टीसेल्युलर, टेरिडोफाइट में आते हैं मल्टीसेल्युलर, क्या लिख दिया मल्टीसेल्युलर। जिम्नोस्पर्म हमारा क्या है, मल्टीसेल्युलर। एंजियोस्पर्म मल्टीसेल्युलर। बैक्टीरिया में क्या हो सकता है, यूनिसेल्युलर। और फंजाई हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीसेल्युलर और सब इसमें आपको यूनिसेल्युलर मिल जाएंगे। यूनिसेल्युलर का एक एग्जांपल है, उसका नाम है ईस्ट। क्या नाम है, ईस्ट। तो यहाँ पे भी उनसे गलती हुई कि भाई आप यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म साथ में नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब उनके क्या थे, ड्रॉबैक थे। सो दैट्स व्हाई इसको बोला गया कि क्या है, क्या बोला गया कि ये क्या है, बेस्ट क्लासिफिकेशन नहीं है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनका डिमेरिट क्या था, नो डिस्टिंक्शन बिटवीन यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट। ये यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स को अलग नहीं रख पाए। दूसरा क्या है, यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर को अलग नहीं रख पाए, अलग ग्रुप में नहीं रख पाए। और फोटोसिंथेसिस और नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म को वो अलग ग्रुप में नहीं रख पाए, ये उनका डिमेरिट था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक और बात यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है। अब अभी हम लोगों ने क्या देखा कि जो प्लांट थी था, प्लांट में रखा गया था फंजाई को और ग्रीन प्लांट्स को। क्यों भाई, उनका क्राइटेरिया क्या था, सेल वॉल। तो उन्होंने कहा कि भाई फंजाई के पास भी सेल वॉल होता है, बिल्कुल सही। ग्रीन प्लांट्स के पास भी सेल वॉल होता है, बिल्कुल सही। बट उन्होंने सेल वॉल का कंपोजिशन नहीं देखा। जो फंजाई होता है उसका सेल वॉल काइटिन का बना होता है, जबकि हमारा जो ग्रीन प्लांट्स है उसका सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है। तो यहाँ पे सेल का जो कंपोजिशन है वो क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। दैट्स व्हाई इनको हम सेम कैटेगरी में नहीं रख सकते, ठीक है। चलिए इसके बाद आता है थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। ये प्रपोज किया था अर्नेस्ट हैकेल ने, ठीक है। इन्होंने पहले से आ रहा था, आपको पता है प्लांटा और एनिमेलिया पहले से आ रहा था। इन्होंने एक अलग ग्रुप को ऐड किया जिसका नाम था प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में इन्होंने कहा कि भैया जो यूनिसेल्युलर है, ठीक है, जो यूनिसेल्युलर है और जो यूकैरियोट है उसको निकाल करके रख दो कहाँ, प्रोटिस्टा में। एक नया ग्रुप बनाया जिसका नाम था प्रोटिस्टा। उन्होंने यूनिट प्लांट में से यूनिसेल्युलर और यूकैरियोट को निकाल करके कहाँ रख दिया, प्रोटिस्टा में। तो प्रोटिस्टा में रखा गया क्लोरेला को, उसको रखा गया क्लोरेला को, क्योंकि ये यूनिसेल्युलर भी है और यूकैरियोट भी है। क्लेमाइडोमोनास को, ये सब कहाँ था पहले, पहले ये प्लांट में थे। टू किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये कहाँ थे, प्लांट में थे। उसके बाद बैक्टीरिया और फंजाई ये सब कहाँ थे, प्लांट में थे। लेकिन इनको कहाँ रखा गया, प्रोटिस्टा में रखा गया, ठीक है। अब आता है हमारा फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या था, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और ये एनसीईआरटी लिखा भी नहीं इसके बारे में, ठीक है। तो फोर किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया था कोपलैंड के द्वारा। उन्होंने
कहा कि भैया प्लांट एनिमेलिया प्रोटिस्टा तो चला गया, ठीक है। इन्होंने कहा एक अलग ग्रुप दे दिया था, इन्होंने इसका नाम रखा मोनेरा। क्या रखा? मोनेरा। इसमें वैसे ऑर्गेनिज्म को रखा गया जो यूनिसेलुलर तो थे लेकिन क्या थे? प्रोकैरियोट थे। क्या थे? प्रोकैरियोट थे। तो इन्होंने मेनली जो जो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर था, प्रोकैरियोट था, उसको कहाँ रखा? मोनेरा में। इसमें मेनली हम पढ़ते हैं बैक्टीरिया के बारे में, साइनोबैक्टीरिया के बारे में, इसको हम लोग ब्लू ग्रीन एलडीपी बोलते हैं। अब तीसरा आर्ची बैक्टीरिया के बारे में, ठीक है। अब आप लोग पूछेंगे ये आर्ची बैक्टीरिया और बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस है? ये जो साइनोबैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया क्या है? ये खुद से फोटोसिंथेसिस करके खुद से अपने खाना बना लेते हैं, ठीक है, इसलिए इसको साइनोबैक्टीरिया। और ये एल्गी का कैरेक्टर शो करता है। जब इवोल्यूशन हो रहा था तो ऐसा माना जाता है कि इवोल्यूशन के दौरान ये साइनोबैक्टीरिया बैक्टीरिया जो प्रोकैरियोट से यूकैरियोट से बना था, तो बीच में यही ऑर्गेनिज्म आया था, ठीक है। तो आप आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। आर्ची बैक्टीरिया बैक्टीरिया जनरली तो हम बोलते हैं कि बैक्टीरिया बैक्टीरिया के कारण ये इन्फेक्शन हुआ, बैक्टीरिया के कारण ये बीमारी हो गई, ठीक है। तो हम लोग ये बैक्टीरिया प्रो बैक्टीरिया की बात करते हैं। लेकिन जो आर्ची बैक्टीरिया होता है पुराना बैक्टीरिया है, जो पुराने वो जो प्रीमिटिव है, पुराने जमाने में कुछ इन दोनों में कुछ डिफरेंस ऐसा नहीं है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ये बैक्टीरिया में भी वही राइबोसोम में 70 है, 60 भी वही है, इसका भी डीएनए सर्कुलर है, इसका भी डीएनए सर्कुलर है, बस कुछ डिफरेंस है। जैसे इस बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है वो बना होता है पेप्टाइडोग्लाइकन का, लेकिन इसमें पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं होता है, एब्सेंट होता है। तो ये सब डिफरेंस है। चलिए इसके बाद आता है हमारा लास्ट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है क्योंकि एनसीईआरटी इस पर फोकस किया है और इसमें नीट में बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार इसमें क्वेश्चन लगा है। पहला तो आपको याद रखना है कि ये किसने दिया था? आरएच विजेकर। याद रखना आरएच विजेकर। ये एनसीईआरटी में आपको दिया है कि 1969 में इन्होंने इसको प्रपोज किया था, तो ये आपको याद रखना है। आपको पता है पहले से क्या था? पहले शुरू में हम लोगों ने प्लांटा किंगडम के अनुसार प्लांटा और एनिमेलिया था, तीसरे किंगडम के अनुसार प्रोटिस्टा है, फोर्थ किंगडम के अनुसार मोनेरा को डाला गया और लास्ट किंगडम आया हमारा फंजाई, जो हेट्रोट्रॉप था, जो खाना खुद से नहीं बना सकता था, जो फंजाई था, दिखने में सेम था, सेल वाल। फंजाई में सेल वाल है, ग्रीन प्लांट्स में सेल वाल है, बट दोनों का सेल वाल कंपोजिशन क्या था? डिफरेंट था। पहला थी। दूसरी बात, प्लांट जो है खुद से खाना बना सकता है, ऑटोट्रॉप्स है, जबकि फंजाई क्या है? हेट्रोट्रॉप्स है। तो दोनों को हम एक कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं। सो दैट्स व्हाई इसके लिए अलग ग्रुप बनाया गया और इसी को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन माना गया और आज भी इसको माना जा रहा है बहुत ही एडवांस, इसको एडवांस क्लासिफिकेशन है और आज ये वैलिड है। इसके बाद 6 क्लासिफिकेशन भी आया है जो हायर स्टडी में पढ़ेगा, ठीक है। इसके पहला सवाल आता है कि इसका ये क्राइटेरिया क्या था, बांटने का क्राइटेरिया क्या था, ठीक है। तो उसको समझते हैं क्राइटेरिया क्या था। पहला सेलुलर स्ट्रक्चर। क्या? सेलुलर स्ट्रक्चर। भाई कौन सा, तुम प्रोकैरियोट हो, यूकैरियोट हो, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन तो मल्टी सेलुलर हो, यूनिसेलुलर हो, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या हुआ कि आपके अंदर कौन सा न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रॉफिक है हो या हेटरोट्रॉफिक हो। उसके बाद रिप्रोडक्शन, आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हो। उसके बाद फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, इसको फाइलोजेनिक बोलते हैं। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का सेंस हुआ कि भाई इवोल्यूशनरी रिलेशन आपका क्या है, आप किस चीज से इवॉल्व हुए हैं, आपका पूर्वज कौन है, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने अपना 5 क्राइटेरिया दिया था, ठीक है। चलिए इसके एक और स्लाइड है, उसको देख लेते हैं। तो यही क्लासिफिकेशन है वो अमेरिकन एक इकोलॉजिस्ट है 1969 में उन्होंने दिया था, ठीक है। एनसीईआरटी को दिया हुआ। तो पहला है क्राइटेरिया। पहला क्राइटेरिया आता है सेल स्ट्रक्चर। क्या आता है? सेल स्ट्रक्चर आता है, ठीक है। सेल स्ट्रक्चर आता है जिसमें से मोनेरा प्रोटिस्टा सबको देखेंगे। सेल स्ट्रक्चर की बात करें तो मोनेरा में मेनली क्या है हमारा? प्रोकैरियोट्स। क्या है? प्रोकैरियोट्स है। बट सब सभी क्या है? प्रोटिस्टा हमारा यूकैरियोट, फंजाई क्या है हमारा? यूकैरियोट, प्लांट क्या है? यूकैरियोट, एनिमल क्या है? यूकैरियोट्स, ठीक है। तो ये उनका पहला क्राइटेरिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। दूसरा क्राइटेरिया होता था बड़ी ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? बड़ी ऑर्गेनाइजेशन। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि आप मल्टी सेलुलर हो या यूनिसेलुलर हो। तो मोनेरा में मेनली कौन है? यूनिसेलुलर। कौन है? यूनिसेलुलर। प्रोटिस्टा में कौन है? यूनिसेलुलर, ठीक है। फंजाई में क्या है? मल्टी सेलुलर। मोस्टली क्या है? मल्टी सेलुलर। कुछ सम क्या है? सम क्या है? यूनिसेलुलर। इसका एग्जांपल कौन है? इस प्रकार, ठीक है। प्लांटिंग में चले आओ
प्लांटिंग में क्या है, मल्टीसेल्युलर, प्लांटिंग में क्या है, मल्टीसेल्युलर है, ठीक है। उसके बाद एनिमेलिया भी मल्टीसेल्युलर है हमारा। रिप्रोडक्शन की बात करें तो मोनेरा में क्या होता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, क्या होता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। प्रोटिस्टा में ये सेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों होता है। फंजाई में क्या होता है, ये सेक्सुअल और सेक्सुअल, इसमें भी दोनों होता है। प्लांट में सेक्सुअल, ठीक है, ये सेक्सुअल भी कहीं कहीं क्या होता है, उस ए सेक्सुअल को हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और एनिमेलिया में क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये आपको याद रखना, ये हमारा पिछला क्राइटेरिया, हमारा नहीं बल्कि बीटे के साथ पर है, ठीक है। न्यूट्रिशन की बात करें, न्यूट्रिशन की बात करें तो मोनेरा हमारे क्या है, इसमें ऑटोट्रॉफ भी है और हेटेरोट्रॉफ भी है। प्रोटिस्टा में कौन है, प्रोटिस्टा में कौन है, हेटेरोट्रॉफ्स और ऑटोट्रॉफ्स दोनों है इसमें, ठीक है। फंजाई का हमारा पूरी तरीके से हेटेरोट्रॉफ्स है। प्लांट क्या है, पूरी तरीके से ऑटोट्रॉफ्स है। एनिमल क्या है, पूरी तरीके से हेटेरोट्रॉफ्स है, ठीक है। और फाइलिक सेमी की बात करें तो ये हम सब आगे जब डिटेल में पढ़ेंगे तब जानेंगे इसके बारे में, ठीक है। जब डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे तो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप पढ़ेंगे। पहले मोनेरा आपको दिख भी रहा होगा, पहले हमने मोनेरा लिखा है, फिर प्रोटिस्टा लिखा है, फिर फंजाई, फिर प्लांट। यही लिखने का क्या रीजन है, यही रीजन है कि भाई पहले मोनेरा इवॉल्व किया होगा, फिर प्रोटिस्टा आया होगा, फिर फंजाई, फिर प्लांट। इस तरीके से इसका इवोल्यूशन हुआ होगा। ये इवोल्यूशन रिलेशनशिप है, कौन पहले आया कौन बाद में आया, ये इसी रिलेशन को हम बोलते हैं फाइलोजेनिक इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।